जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों चलेगा। अब प्रश्न नंबर 1 में प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों नियम से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 1 के जितने भी भाग दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1 में 4 भाग है, तो चारों भागों को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों नियम से सॉल्व करना है। तो भाई शुरू कर रहे हैं वीडियो और दोनों नियम चलेगा और बताना है कि फिर दोनों में से कौन सा नियम अधिक अच्छा उपयुक्त है, कौन सा नियम अच्छा है, आसान है। तो अभी ये तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा नियम अच्छा है, कौन सा नियम बढ़िया है। तो ये प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो भाई पहले हम लोग प्रतिस्थापन नियम से सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर विलोपन नियम से, और फिर लास्ट में ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा नियम अच्छा है, कौन सा नियम अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो भाई चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम लोग इस नियम से पहले सॉल्व कर लें। अब प्रतिस्थापन नियम भी आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, विलोपन नियम भी बताया जा चुका है कि क्या कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। फिलहाल एक बार और देख लें। प्रतिस्थापन नियम मतलब है कि हम लोग कोई सा एक समीकरण लेते हैं और उसमें से एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई कोई सा एक समीकरण मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो है समीकरण 1 ले रहे हैं और समीकरण 1 से एक चर का मान, समीकरण 1 ये रहा, एक चर का मान ज्ञात कर लें। तो कर दो y का पक्षांतर कर दो यहाँ से। देखो जी, ये हम लोग एक समीकरण लिए, उससे एक चर का मान ज्ञात कर लिए। अब समीकरण ये वाला मान अब हम वो दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, जैसा कि बताया जा चुका है, बिल्कुल एकदम विस्तार से बताया गया है ये सब चीज़। प्रतिस्थापन नियम और विलोपन नियम आप लोग जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ही विस्तार से बताया गया है कि भाई काम क्या क्या करना होता है, कैसे सॉल्व होता है प्रश्न। तो फिलहाल अब उतने विस्तार से हम लोग नहीं जाएंगे और यहाँ पर प्रतिस्थापन नियम के बारे में और अधिक अच्छे से जानना है तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो वहाँ जाकर देखें तो वहाँ से पूरा विस्तार में बिल्कुल बताया गया है प्रतिस्थापन नियम भी और विलोपन नियम भी। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो भाई तो समीकरण 2 लिखा जाए पहले। समीकरण 2 है 2x - 3y = 4, ये समीकरण नंबर 2, और इसमें x का मान रखना है x की जगह पर। तो ये 2 ऐसे ही x का मान x की जगह पर हुआ, बाकी और सब वैसे ही, ठीक है। उसके बाद ये 2 का बारी बारी से गुणा, तो 2 × 5 = 10, 2y, देखा जी। और अब पता चल रहा है कि भाई 10 का पक्षांतर किया जाए राइट में और ये दोनों जोड़ दें हम लोग, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, और दोनों जोड़कर माइनस में 5y आएगा। देखो जी, और ये काम करो, ये 10 का पक्षांतर, तो यहाँ साइड में हम लोग कर दे रहे हैं काम। -5y बराबर -5y बराबर -6, ये आया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया जी 6/5। चलो एक आंसर तो आ गया, y का मान तो आ गया है। अभी y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख दें, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भाई समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 ये रहा, इसमें y का मान y की जगह पर, y का मान y की जगह पर पुट करना है जी। तो भाई y का मान आया है 6/5,
6/5 आया है y का मान, y की जगह पर पुट हो गया। और पता चल रहा है कि अब यहाँ पर ये एलसीएम बन रहा है, तो भाई 5 एलसीएम हुआ, उसके बाद 5/25 और 1 6 6, उसके बाद घटा देंगे तो ये 19/5 आया। बस हो गया। प्रतिस्थापन नियम से x और y का मान ज्ञात कर लिए, मतलब कि हल हम लोग ज्ञात कर लिए, आंसर कर दिया जाए। अतः है और x का मान आया है 19/5 तथा y का मान आ गया है 6/5। लो जी, ये प्रतिस्थापन नियम से आप लोग का ये पहला भाग ओके हुआ। अब इसी को विलोपन नियम से भी सॉल्व करना है भाई, तो इसे रफ कर देना है हम लोग। और विलोपन नियम से, अब इसी को विलोपन नियम से, बाकी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग विलोपन नियम से सॉल्व करें। तो विलोपन नियम मतलब कि भाई, विलोपन मतलब विलुप्त करना, यानी कि विलोपन नियम में एक चर को विलुप्त करके दूसरे वाले चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, तो विलोपन मतलब विलुप्त करना, यानी एक चर को विलुप्त करना। अब विलुप्त कैसे होता है, तो भाई उनका बराबर होना जरूरी है। अगर एक चर चाहे x हो चाहे y हो, बराबर होना जरूरी होता है। तो भाई समीकरण 1 में 2 से अगर हम लोग गुणा कर दें तो 2x और 2x बराबर हो जाएगा, बस तो काम बन जाएगा। तो समीकरण ये विलोपन नियम अब लिखें हम लोग, विलोपन विधि। तो भाई पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो ये समीकरण 1 में 2 से गुणा करें, 2x + 2y बराबर 2×5 = 10। देखा जी, उसके बाद इसके नीचे समीकरण 2 लिखना है और घटा देना है। हम लोग घटाने का काम कर रहे हैं और घटेगा ही, क्यों? क्योंकि जो कटने वाला पद है उसका चिन्ह समान, असमान है तो भाई तब घटाने से बात बनती है। जो चर विलुप्त होने वाला हो उसका हम साइन देखते हैं, अगर उसका साइन समान है तब तो भाई घटाने से बात बनती है, और अगर साइन विपरीत है तो जोड़ने से बात बनती है। तो यहाँ घटाने से बात बन रही है, तो हम लोग घटा दिए, घटा रहे हैं। और घटाने में यह भी बताया गया है कि नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है जब घटाते हैं तब। तो भाई देखो, ये नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल के लिखे हम लोग, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक, और फिर अब ये कैंसिल कर दिया जाए, भाई घट रहा है, जल्दी से उसे हटाया जाए। और यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 5y आ जाएगा, और यहाँ पर पता चल रहा है कि 6 आएगा घटकर प्लस में, और फिर आ गया जी 6/5। चलो जी, तो y का तो मान आ गया है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ गया जी? ये रहा समीकरण 1, x + y बराबर 5। y का मान y के जगह पर, ठीक। उसके बाद 6/5 का पक्षांतर, और पक्षांतर करने के बाद भाई एलसीएम बन गया फिर। तो 5×5 = 25, में से 6 घटा 19/5। तो इसका भी आंसर आ गया है, बस लिख दें। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आंसर। तो ये विलोपन नियम भी आप लोग का ओके हुआ। तो बाकी अब हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये तो आप लोगों को बताना है कि दोनों में से कौन सा नियम अच्छा लगा है, ठीक है ना? तो ये आप लोग बताएंगे। बाकी हम लोग अब बढ़ रहे हैं दूसरे भाग की तरफ। तो इसे अब रफ कर दिया जा रहा है, पहला भाग। तो इसका दूसरे पार्ट में जो है विलोपन नियम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन नियम, विलोपन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना? विलोपन विधि से हम लोग जो है इसे सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसके पहले पूरा एक्सरसाइज चला है कंप्लीट, उदाहरण भी हम लोग सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट चला है। तो प्रतिस्थापन नियम क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और बाकी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर
बताया जाएगा। फिलहाल विलोपन विधि यहाँ पर बता दिया जा रहा है। तो विलोपन मतलब भाई एक चर का विलुप्त करना है। यहाँ पर एक चर को विलुप्त करना है तो मतलब अब ये तो आप लोग की मर्जी, चाहे x विलुप्त करें या y को विलुप्त करें। तो भाई यहाँ पर हम लोग y को विलुप्त कर रहे हैं। y को जो है विलुप्त करने के लिए केवल 2 से गुणा करके काम बन जाएगा बस। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है जी, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो 2 से गुणा करो जी, 2 दूना 4x, 2 दूना 4y, 2 दूना 4। अब भाई उसके नीचे जो है समीकरण 1 लिख लिया जाए। और ये जोड़ने से, तो भाई जोड़ने में तो नीचे वाले पदों का कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। अब नहीं होता है तो फिर ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 7x जोड़कर और ये ऐड करके आया 14, और उसके बाद 7 का भी पक्षांतर कर देंगे तो बटे में हुआ। अब बटे में हुआ तो काटो भाई, x का तो मान आ गया है बस। अब x का मान समीकरण को किसी में भी रख दो, जैसे किसी में भी, तो 2 में रख दे रहे हैं हम लोग। 2 में रखने पर तो भाई समीकरण 2 क्या है जी, तो 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और इसमें x का मान x के जगह पर देखो जी, तो 2 दूना 4, 4 का भी पक्षांतर कर दें हम लोग तो घटा देंगे, ये आया -2, और फिर तब माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद 2 का पक्षांतर कैंसिल होकर 1। चलो जी, तो ये कंप्लीट अतः x बराबर क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 1। देखा जी, कंप्लीट हुआ, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बाकी अब प्रतिस्थापन नियम ये आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, आप लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन नियम से। बाकी अगर ना हो तो फिर कमेंट में बताइएगा, फिर बताया जाएगा बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं अब तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में देखें तो इसका तीसरा पार्ट 3x - 5y - 4 = 0। चलो जी, एक काम किया जाए, समीकरण 4 का पक्षांतर करना हम लोग थोड़ा सा सेट करके। 3x - 5y = 4 को लेफ्ट और राइट में कर दिए हम लोग पक्षांतर, और ये बना दें समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। ऐसे ही थोड़ा सा इसे भी सुधार करके ये 2y का पक्षांतर करना है हम लोग। तो ये बस अब इसको विलोपन नियम से सॉल्व करना है इन दोनों को। तो इन दोनों को जी, तो हम लोग यहाँ पर जो है विलोप मतलब x को बराबर किया जाए। देख लो जी, अब ये देखकर आप लोग को पता करना पड़ेगा कि हम मतलब कोई बराबर है या नहीं है, या बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये तो पता करना पड़ेगा। तो पता ये चल रहा है कि समीकरण 1 में 3 से अगर गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9x बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर घटाने से बात बनेगी। क्यों? क्योंकि जो चर विलुप्त होने वाला है उसका साइन समान है, इसलिए। तो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9x, 3 पचे 15y, 3 चौक के 12, और उसके नीचे समीकरण 2 को वैसे ही लिखना है और फिर घटा रहे हैं। तो भाई घटाने में नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलता है। अब बदलता है तो फिर ये कैंसिल हुआ, और यहाँ से ये माइनस में 13y आया, और यहाँ से ये घटकर प्लस में 5 आएगा, और फिर -13 का पक्षांतर। चलो जी, y का मान तो -5/13 आया जी। चलो ये तो हुआ आंसर। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दिया जाए।
तो हम लोग चलो रख दो, एक में ही रख दो। तो समीकरण एक क्या है भाई? समीकरण एक है 3x - 5y = 4। ये समीकरण एक। इसमें y का मान y के जगह पर, तो y का मान y के जगह पर, चलो जी हम लोग यहाँ पर ये काम कर दे रहे हैं। 3x - 5 × -5/13 = 4। चलो जी मान रख रहे हैं हम लोग, y का मान y की जगह पर, उसके बाद 5 × 5 = 25 प्लस में हो गया जी, प्लस में हुआ, फिर पक्षांतर कर दिया जाए 25/13 का, तो ये पक्षांतर हुआ जी, तो पक्षांतर, उसके बाद एलसीएम बन रहा है 13 × 4 = 52, 52 में से 25 घटा, यानी कि 27/13। और फिर देखो जी 3 का पक्षांतर कर दें, तो 3 का पक्षांतर मतलब कि यहाँ साइड में ही कर दिया जा रहा है काम। 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में होगा, यानी कि ये हो गया है x = 27/13 × 3। अब भाई 3 आया तो 3 × 9 = 27, यानी कि 9/13, 9/13 आया, बस हो गया काम खत्म। अतः x = 9/13 और कामा y = -5/13। ये आंसर कंप्लीट। चलो जी, तो अब अगले भाग की तरफ। तो इसका अगला पार्ट मतलब चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में ये थोड़ा बटे में दिया है, तो बटा हम लोग पहले ख़त्म कर देना है। बटा ख़त्म कर देने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, और बच्चे लोग घबराते भी हैं। अगर बटे वोटे में है थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये बटे में हम लोग ख़त्म कर दें। जैसे इसमें अगर 6 से गुणा कर दें, सब में दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें अगर, तो ये बटे में जो बटे वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। तो भाई 6 से गुणा कर देने पर यहाँ पर आएगा 3x, यहाँ पर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4y आ जाएगा, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो जी -6। चलो जी देखा जी हो गया, थोड़ा हम लोग सुधार कर लिए उसमें। ऐसे ही इसमें भी काम कर दिया जाए, इसमें भी 3 से गुणा कर दें हम लोग, तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर 1y बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। देख लो जी, तो हम लोग गुणा तो करके लिख दिए, और गुणा करने से एक फ़ायदा हो गया, जो है x बराबर हो गया, यानी कि अब डायरेक्ट अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा दें डायरेक्ट, तो समीकरण 1 - 2 गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर मिल गया हमें, ठीक है ना। तो भाई घटाया जाए, नीचे भी लिखो जी, और घटाने में भाई नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलता है, तो फिर यह कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा 5y, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15, और 15 आया तो भाई 5 का पक्षांतर और बटे में बना, यानी कि y का मान देखा जी आ गया है। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें, तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं हम लोग। y का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ गया जी समीकरण 2? तो समीकरण 2 ये रहा, x - y/3 = 3, इसमें रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी देखो, अभी जल्दी से ये -3 रखते ही अभी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए। बाकी आप लोग की मर्जी, इस y का मान इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चाहे यहाँ रख दो यहाँ रख दो, कोई बात नहीं है। चलो जी, y का मान क्या आया है? तो -3 आया है y का मान। अब -3 आया भाई, तो ये तो कैंसिल हुआ एक बार में, माइनस माइनस प्लस 1 मिला, और अब 1 का पक्षांतर देखो जी, ये भी x का भी मान आ गया, यानी कि हो गया पूरा। अतः x बराबर क्या आया है? x बराबर 2 और y बराबर -3। आंसर
तो ये भी आप लोग का चौथा पार्ट पूरा हुआ, अर्थात प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।